बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ तमाम कारकुनों को भी ये अपील की है कि वो भी हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकलें। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत का क्या मंजरनामा होगा, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुंदस खान और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज अहम मामले के साथ। नाज़रीन, चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा इमरान खान ने अदालत से रुजू कर लिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 एतराज़ात आयद कर दिए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताएगा रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कौन से 3 एतराज़ात उठाए हैं? जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता शाम को पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें उस मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा था, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उनके वकील फैसल चौधरी और बाबर अवान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि उनकी अबूरी जमानत मंजूर की जाए और इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि वो मुकदमे में शामिल तफ्तीश भी हो जाएंगे, अदालत पेश भी हो जाएंगे और मुचलके भी जमा कराएंगे। लेकिन चूंकि उनकी बायोमेट्रिक जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी थी, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पहला एतराज़ ये लगाया गया है कि उनकी जो दरख्वास्त है उस पर बायोमेट्रिक जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरा एतराज़ ये लगाया है कि केस में चूंकि 780 लगाई गई है दहशतगर्दी की दिफात है, लिहाजा जो अबूरी जमानत की दरख्वास्त है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो दायर की जाए। जबकि तीसरा एतराज़ जो है वो भी ये लगाया गया है कि जो मुकदमे की जो असल मुसद्दका नकल है वो अदालत में पेश नहीं की गई है। अदालत में पेश नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस अफसरों, जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकियां दी। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र मुल्क भर में PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए। कारकुनों की बड़ी तादाद बनीगाला भी पहुंच गए। PTI के कारकुनों ने धरने देकर अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी हैं। मुल्क में जारी सियासी हैजान बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ इमरान खान सड़कों पर हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर रखी है। इमरान खान की तकरीर में पुलिस अफसरों और जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुबैना धमकियों को जवाब बनाकर हुकूमत ने उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसके बाद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र PTI के कारकुन मुल्क भर में सड़कों पर निकल आए। शहर शहर मुजाहरे हुए और कारकुनों ने धरने देकर कई अहम शाहराएं ब्लॉक कर दी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद बनीगाला भी पहुंच गई। कारकुन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर रात भर नारेबाजी करते रहे। PTI के रहनुमाओं ने मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। लाहौर में रात के तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में लिबर्टी चौक पर जमा हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। कारकुनों ने टायर्स को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी और कई घंटों तक धरना दिए रखा। कारकुनों का कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत को नताइज भुगतना होंगे। यास्मीन राशिद और दीगर क़यादत भी मुजाहरे में शरीक हुई। फैसलाबाद में फरूख हबीब की क़यादत में PTI कारकुनों ने समुद्री रोड D टाइप पुल पर एहतजाज किया। कारकुनों ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर का घेराव कर लिया और नारेबाजी की। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर अवाम की बड़ी तादाद पहुंची, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। रुकने असम्बली राजा अजहर असलम खान समेत दीगर कायदीन भी इंसाफ हाउस पहुंचे। सियालकोट में भी PTI कारकुन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में गोंदला वाला चौक GT रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि मुजफ्फरगढ़ में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बैनुल सूबाई शाहराएं बंद करने का ऐलान कर दिया। तो नाज़रीन, इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, PTI चेयरमैन की रिहाइशगाह बनीगाला के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनों के हमरा ख़वातीन भी मौजूद हैं। इस सारी सूरत पर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम, उनसे मज़ीद जानेंगे।
عمران، جیسا کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے عقب میں بھی کارکنوں کی کثیر تعداد ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ وہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، جو سیکیورٹی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی، وہ تو اپنی جگہ پہ بنی گالہ میں موجود ہے. یہاں پر بھی میرے رائٹ سائڈ کے اوپر پولیس کی ایک چوکی موجود ہے جہاں پر اسلام آباد پولیس کے اہلکار موجود ہیں. اگر عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو مقدمہ ان کے خلاف دہشت گردی کا درج کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ جو دیکھا گیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نہ صرف ملک بھر میں نکلے بلکہ ایسے بھی کارکنان ہیں جس میں خواتین کارکنان بھی شامل ہیں جنہوں نے بنی گالہ کا رخ کیا ہے. اس وقت اگر یہاں پر جو بیریئر لگا ہوا عمران خان کی رہائش گاہ کی جانب جانے والا، وہاں سے لے کے نیچے جو پاکستان چوک ہے وہاں تک ہر جگہ پہ آپ کو جو کارکنان کی گاڑیاں ہیں اور کارکنان جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے. اس وقت چونکہ دھوپ بھی زیادہ ہو چکی ہے، گرمی کی جو حدت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو گیٹ جو بیریئر ہے وہاں پر بھی کارکنان موجود ہیں، خواتین کارکنان موجود ہیں، لیکن اطراف میں جہاں جہاں جس کو سایہ ملا ہوا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے کارکنان وہاں پہ بھی موجود ہیں. اور یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے جو کارکنان ہیں انہوں نے حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی، عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی. اور اب سے کچھ دیر پہلے شبلی فرات جو کہ سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ان کی جانب سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے یہ جو منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پھر حکومت گرفتار کرنے کے حوالے سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، یہ جتنے بھی منفی ہتھ کنڈے اپنا تحریک انصاف کے خلاف یا ایک ایسی سیاسی جماعت کے خلاف اسے آزمائیں گے جو کہ وفاق کی جماعت ہے، پورے ملک میں اس کی جو ہے وہ پریزنس موجود ہے، تو ایسے منفی ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک اور چیئرمین تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، عمران وسیم اس ساری صورتحال کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف فیصل آباد سے تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد روانگی کو تیار ہیں. اس ساری صورتحال پر مزید بات کریں گے آصف سدھو سے. آصف بتائے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر فیصل آباد میں کارکن بڑی تعداد میں جمع ہیں اور رات سے ہی کارکن یہاں پر جمع ہوئے اور ایک بھرپور قسم کا احتجاج کیا گیا اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو کسی صورت گرفتار نہ کیا جائے اور نہ ہی کارکنوں نے کہا کہ ہم ہونے دیں گے. ابھی بھی یہاں پر کارکن جمع ہیں، گاڑیوں کا باقاعدہ انتظام کر لیا گیا ہے اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے. ہمارے ساتھ میاں فرح حبیب موجود ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان قوم کے جذبے کو جو حق اور سچ کے لیے عمران خان کے ساتھ نکل آئی ہیں. اس امپورٹڈ حکومت نے خوف میں آ کر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، جو پاکستان کی عوام نے رات ساری ناکام بنا دی ہے پکڑ کے. یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ یہ عوام کا انتخابات میں مقابلہ کرنے کی بجائے ایک محب وطن لیڈر جو کہ پاکستان کے لیے کوشش کر رہا ہے، عام آدمی کے لیے کوشش کر رہا ہے، غریب آدمی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے کاٹ رہے ہیں. عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. عمران خان کی طرف جو ہاتھ آئے گا وہ ہاتھ رہے گا نہیں پھر انشاءاللہ. جی بالکل، ادھر یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان باہر سے قافلے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو سکتے ہیں. جو موجودہ حکومت ہے وہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون کوئی اقدامات نہ اٹھائے. جی فیصل آباد میں آصف سدھو رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کے ڈیرے پر موجود تھے. اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. آگے بڑھیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں عطا اللہ تارڑ سمیت 13 لیگی رہنماؤں کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے 25,000 ہزار مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں لیگی رہنماؤں کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزاروں کی جانب سے قیصر امام ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. رانا مشہود نے کہا کہ 14 روزہ حفاظتی ضمانت کی درخواستیں پرچہ لاہور میں ہے. 14 دن تک ہماری حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. عدالت نے 25,000 ہزار مچلکوں کے عوض 13 لیگی رہنماؤں کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ پنجاب حکومت چاہتی ہے شہباز گل کے حوالے سے بدلہ لیا جائے، 8-10 لوگوں کو اندر کر کے تاوان وصول کیا جائے. ایک پرچے میں بیل کراتے ہیں، دوسرا پرچہ ہوتا ہے، دوسرے میں کراتے ہیں، تیسرا ہو جاتا ہے. یہ صرف شہباز گل کو رہا کرانے کے لیے پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. اور رات جب پرچہ دیا دوسرا، اس میں بھی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی بیل ہماری ہو جائے. جو باقی درخواستیں زیر التوا رکھی ہوئی ہیں، کچھ ایف آئی آر سیل کی ہوئی ہیں، وہ فیس کریں گے انشاءاللہ. لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے.
तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूर के खिलाफ केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त दी गई थी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताएगा ये फैसला कब तक मुतवक्किल है? जी देखिए, पीटीआई की जानिब से जो है वो 9 हलकों में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के हवाले से और साथ साथ जो कौमी असम्बली के इस्तीफे मरहलावार मंजूरी है उसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन रुकवाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस्तफसार किया गया कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके तमाम इस्तीफे पहले ही मंजूर हो चुके हैं। हमने आपसे पूछा था कि बता दें इस्तीफे मंजूर हुए थे या नहीं, जिस पर इरफान कादिर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पेश हुए उनका कहना था कि हम पैरावाइज कमेंट जमा कराना चाहते हैं। अपने पैरावाइज कमेंट में अदालत को बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या थी जब ये सब हुआ। तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कभी इम्कान है कि आज शाम तक ये फैसला सुना दिया जाएगा। जी शुक्रिया हुसैन अहमद। अहम खबर है, रिजीम चेंज के खिलाफ इमरान खान सितंबर के आखिरी हफ्ते फाइनल कॉल देगा और मुल्क जाम कर देगा। फैसले का वक्त आ गया है। अवामी तहरीकों को कभी रोका नहीं जा सकता। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ट्विटर पर जारी किए गए अपने पैगाम में कहा है कि सोशल मीडिया पर अथॉरिटी बनाने, यूट्यूब को बंद करने, मुखालिफ एंकर्स को उठाने पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कल से सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं हमेशा सुलह सफाई और बातचीत का हामी हूँ। शेख रशीद ने कहा कि आइंदा 45 दिनों में फैसला हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की जानिब से ट्वीट किया गया है कि रिजीम चेंज के खिलाफ इमरान खान सितंबर के आखिरी हफ्ते फाइनल कॉल देगा और मुल्क जाम कर देगा। फैसले का वक्त आ गया है। आइंदा 45 दिनों में फैसला हो जाएगा। अवामी तहरीकों को कभी रोका नहीं जा सकता। ट्वीट में ये भी कहा कि कल से सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं हमेशा सुलह सफाई और बातचीत का हामी हूँ। सोशल मीडिया पर अथॉरिटी बनाने, यूट्यूब को बंद करने, मुखालिफ एंकर्स को उठाने पर काम शुरू हो गया है। कल से सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी। मैं हमेशा सुलह सफाई और बातचीत का हामी हूँ। बर्मिंघम में बिग जान मेले का पहला रोज़ हज़ारों अफराद ने कैनन हिल पार्क का रुख किया। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन हज़रात दिन भर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अफराद टोलियों की सूरत में मौसीकी पर भंगड़े डालते रहे। पाकिस्तान के मारूफ गुलकारों ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया, जबकि मेयर्स ऑफ बर्मिंघम ने मेले की बाकायदा ओपनिंग का ऐलान किया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में जब भी कोई त्यौहार मेला होता है तो तमाम लोग मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं। यूं पाकिस्तान की मौसीकी कल्चर को उजागर करने में ये मेले मददगार साबित होते हैं। पाकिस्तान के गुलकार अबरारुल हक और बिलाल सईद की लाइव परफॉर्मेंस ने शुरका को खूब महसूस किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी हैदर अली ने पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाया, जिसके एहतराम के लिए शुरका खड़े हो गए। मेले के दूसरे रोज भी पाकिस्तानी गुलकार लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। इस मौका पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स, मलबूसात, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और खाने के मुख्तलिफ जायके के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे, जबकि पूरा दिन लोकल फनकार भी लाइव परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के दिल जीतते रहे।
लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम मॉरेन गॉर्नेशन और कायम मकाम कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सादिया मलिक ने बेग जान मेले के मुंतजमीन बाबर सिद्दीक और जहांगीर सिद्दीक की मौजूदगी में मेले की बाकायदा ओपनिंग का ऐलान किया। गुलकार अबरारुल हक, नौजवान गुलकार बिलाल सईद, लॉर्ड मेयर्स मॉरेन गॉर्नेशन, काउंसलर सादिया मलिक, मेले के ऑर्गेनाइजर बाबर सिद्दीक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म के मेले कोरोना के बाद कम्युनिटीज के लिए तफरीह का माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि हमारी नई नस्लें अपने कल्चर और रिवायात से भी वाकिफ रहती हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, अपनी कल्चरल एक्टिविटी में शमूलियत इख्तियार करना, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, और यहाँ की अथॉरिटीज़ जो ये सपोर्ट करती हैं इनको, इनका भी जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम। बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान से बाहर आकर जब इस तरह के इवेंट हो जहाँ पे सारे पाकिस्तानी जमा हों, और फिर उनका जज्बा जब देखते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर से जुड़े म्यूजिक के लिए, तो बड़ी खुशी होती है। I'm delighted to have joined you today. I have to say this is my first visit to the Mela and I'm just blown away. It is amazing. I think what you're doing here for the communities, not just any community but all communities, the cohesion, the diversity we've got, everything is working. And I have to say what Big John and Bob have achieved, along with the support from so many others, is just wonderful. कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स और म्यूजिशियंस यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सहाफ़ियों की भी, भाइयों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, इवेंट को कवर करने मौजूद है, और जो मूड है वो फेस्टिविटी का है, सेलिब्रेशंस का है, क्योंकि अभी 14 अगस्त गुजरी है, और जो कौम है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बेसिकली एक सेलिब्रेशंस के मूड में है कि हम पाकिस्तान की जो 75वीं सालगिरह है वो मना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, और जो हमारी यहाँ पब्लिक आई है वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है आज, और हमारा मेला भी बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह आप आएँ और एंजॉय करें। और ख़ास करके मैं फिर कहूँगा आज फिर कि जब आप आएँ यहाँ पे थरपारकर की टेंट पे आपने जाना है, जो भी हम वहाँ पैसे जो चीज़ें बेच रहे हैं उसका सारे का सारा पैसा हम पाकिस्तान थरपारकर में लगाएंगे, गरीबों को पानी दिलाएंगे। ये हमारा मकसद है इस मेले का इस साल। We're the organising team at Big John's Birmingham Mela. After 3 years we've come back after COVID with a 2-day event, a fabulous lineup. Your crowds are already crazy and we haven't even had any of our main artists perform. It's something that the community really needed. Birmingham में मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि मैं ऐसे ही मूव हो जाना हूँ। ये नहीं कि मैनचेस्टर नहीं मिलता, लेकिन फैंटास्टिक क्राउड, ग्रेट आर्टिस्ट। आज का माशाल्लाह मौसम ही बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग ये आज या कल देखें, प्लीज़ आज आ सकते तो आज आए, वरना कल दोबारा आएँ, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है इन्हें सारे में मैं शुक्रिया अदा करना, और खास करके अपनी जितनी भी मीडिया है इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना, ये बहुत अच्छा लगे है मुझे। Absolutely fantastic that the Big John's Birmingham Mela is back in Cannon Hill Park. They've managed to bring this event back after a COVID pandemic, after so many businesses have suffered during this time, but they've managed to not just come back on a one-day event for the first time ever. We've got a 2-day event both on Saturday and Sunday. People of Birmingham and wider afield are able to benefit from the amazing lineup of artists, some international artists as well as some really local talent, as well as having so many different stalls. Local businesses are displayed here, an amazing a variety of food and lots of activities for all the family to get involved in. This truly is a way for us to celebrate Birmingham, and this summer's fantastic. Thank you so much to Big John's team for being able to bring back this Mela bigger and better for Birmingham. Today is the Birmingham Eid Mela and it's an amazing day. Everyone's come out today, all nationalities are out, we're having so much fun. We've had brilliant people in, and honestly we couldn't have asked for a better event. It's such a good place to bring your family and have a lovely day out. I'm really delighted with the attendance today. It's the biggest Mela in Europe, and we have born and bred Brumbies like Asif Khan rocking the stage. Got thousands in the audience, thousands expected tonight and tomorrow. So if you're around Birmingham, please come to Cannon Hill Park for one of the biggest Mela happening in Europe today. Mixed crowd with the mixed community, and also we have got a lot of lovely people that have come from all over, from London, Bradford, Dewsbury. We're representing Big John's Mela in Birmingham, and also big up to my brother Majid, Councillor Majid. बेग जान मेले के पहले रोज लोगों की दिलचस्पी और बड़ी तादाद में शिरकत से महसूस होता है कि दूसरे रोज एक बड़ी तादाद यूके भर से शिरकत करेगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
تحریک انصاف امارات کی جانب سے پاکستان کا 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی UAE کے صدر محمد نواز خان جدون کا کہنا تھا کہ آزادی ایک نعمت ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی امارات کی جانب سے پاکستان کا 75ویں یوم آزادی کا جشن مقامی ہوٹل میں شایان شان طریقے سے منایا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض تحریک انصاف UAE کے جنرل سیکرٹری سید آصف زمان نے سر انجام دیے۔ تقریب میں امارات بھر سے تحریک انصاف کے کارکنوں اور پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف امارات کے صدر نواز خان جدون اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام مشکلات کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل قانون کی حکمرانی ہے۔ پی ٹی آئی امارات کے صدر نواز خان جدون، جنرل سیکرٹری سید آصف زمان، فرزانہ چغتائی اور دیگر رہنماؤں کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی قیادت میں جد و جہد کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عمران خان اس وقت واحد لیڈر ہیں جو ملک کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسپیشلی جتنے بھی اوورسیز ہیں، ہم ایز ایمبیسیڈر کاؤنٹ ہوتے دنیا میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اپنا نام بھی فخر سے بلند ہو جائے اور پاکستانی قوم اور پاکستان کا نام بھی لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ پاکستان بڑی محنت سے بنا ہے اور ہمیں اس کے لیے بڑی خوشی ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور دبئی ہمارا سیکنڈ ہوم ہے۔ اس میں ہمیں بڑی سی بہت سہولتیں ملی ہیں۔ ہم پاکستان دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں پاکستان کی بہت فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اس کو ایک اچھی لیڈرشپ ملے۔ ہم یہاں پہ ایکسپیکٹ اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کہ پوری قوم پاکستان میں سیلیبریٹ کرتی ہے۔ سب کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں اور یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اوورسیز بھائیوں کو کہ ہم یہاں ایک پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں، تو ہم ایک اپنا پازیٹیو چینج پازیٹیو وے میں ہم لوگوں کو میسیج دیں تاکہ ہمارا ایک امیج بہتر ہو۔ ایسی اسٹیج ہے 75 سال کے بعد ایک نئی حقیقی آزادی کے لیے جہد کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ حقیقی آزادی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ میں سب پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک متحد ہو کے ایک قوم کی طرح سب متحد ہوں اور پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ 14 اگست کے حوالے سے مطلب روٹین میں 1930 میں ایک خواب 1947 میں شرمندہ تعبیر ہوا اور آج ہم 2022 میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تقریب میں تمام ریاستوں میں پی ٹی آئی کے صدور وفود کے ہمراہ شریک ہوئے جنہوں نے آزادی کا کیک مل کر کاٹا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کے اعزاز میں UAE میں مقیم معروف کاروباری شخصیت سردار ابرار فاروق کی جانب سے پرتکلف عشایہ دیا گیا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی سمیت کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی ان دنوں امارات کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز دبئی میں معروف کشمیری کاروباری اور سماجی شخصیت سردار ابرار فاروق کی جانب سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری بزنس کمیونٹی سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری بزنس کمیونٹی کو ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ہی پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہو۔ تقریب کے میزبان سردار ابرار فاروق اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے آزاد کشمیر کے مسائل پر بات ہوئی جن کو حل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دبئی آئے جہاں انہوں نے آزادی کا جشن منایا اور 15 اگست بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاح کے طور پر منایا گیا۔ یہ سارا کچھ نوجوانوں کے لیے ہو رہا ہے اور آج دیکھیں نا، اسمبلی ممبر کے لیے کوئی میٹرک کی شرط نہیں تھی تعلیم کی، اور ہم نے اسی لیے شرط لگائی کہ نوجوان آگے آئیں، کہ میٹرک جو آدمی ہوگا وہی جو ہے۔ میرے اچھے ساتھی کارکن وہ میٹرک لیٹ تھے تو وہ نہیں آ سکے اس میدان میں، لیکن نوجوان ان کے ہی قریبی عزیز پڑھے لکھے لا گریجویٹ وہ اس کام کے لیے جو ہے نا وہ اس وقت مستحق ٹھہرتے ہیں اور وہی الیکشن لڑیں گے۔ تو اس طرح یوتھ اور خواتین کو بھی ہم نے نمائندگی دی ہے۔ پی ٹی آئی 3 اس وقت کمپوننٹ ہیں، ڈائسپورا، بیرون ممالک، خواتین اور یوتھ۔ یہ 3 جو ہیں
लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। और इसमें हमने देखे ना, खान साहब ने जितने बैरून मुल्क में लोग बसते थे उनको वोट का हक दिया, और जो आने वाले लोग हैं उन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये है कि ये वो चीज़ें इस्लाहत हैं जो हम चाहते हैं कि खान साहब आएँ और लोगों को फिर वही सहूलतें मिलें और मुल्क उसी तरफ बढ़े जिस तरफ इस मुल्क को जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो बात है, साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब की, तो उन्होंने चंद बातें बहुत अच्छी की हैं। बलदती इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो बात की, स्पेशली उस पर हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक हमें मोटिवेट किया कि हमारे ये हो सकता है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसे इवेंट होते भी रहेंगे। इस तरह का प्रोग्राम बहुत रेयर चांस होता कि हो, तो इस सिलसिले में जो इब्रार फारूक अकबर ने जो काविश की और हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी उनको सुन भी सकें और उनको कुछ अपनी तजावीज़ और सुना भी सकें। इस हवाले से यहाँ ख़ास करके मुल्क से बाहर दियारे घर में ये एक इंतहाई अच्छा प्रोग्राम था। आज का इवेंट बेसिकली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के एजाज़ में इब्रार ग्रुप ऑफ कंपनी के MD साहब की तरफ से था, जहाँ पर पूरी कश्मीर कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और उन्होंने दिल खोल कर अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ बात भी की और प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना भी, जो आपने मसाइल थे उनके सामने रखे भी। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि दियारे गैर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर लोगों से मिल बैठे, यहाँ की हर कम्युनिटी से मिले, बिजनेसमैन से, आम वर्कर से भी, और हमने उनको यहाँ पाकर बहुत खुशी महसूस की। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो जो यहाँ से मैसेज लेकर गए हैं हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, वो बेहतरीन साबित होगा। पाकिस्तानी सियासत पर बात करते हुए सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी का कहना था कि इमरान खान का बयानिया अवाम में मकबूल हो चुका है। मुआशी और सियासी मसाइल का हल इंतखाबात हैं। उन्हें उम्मीद है कि 30 नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो रिवायती खानों से की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। एशिया कप बेसबॉल 5 2022 मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में अख्ताम पजीर हो गया। 17 अगस्त से शुरू होने वाले बेसबॉल 5 चैंपियनशिप में पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, हांगकॉन्ग, चीन, जापान और मेज़बान मुल्क मलेशिया समेत 12 ममालिक की टीम्स ने हिस्सा लिया। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। इवेंट से कबल सेमिनार और 2 रोज़ा बेसबॉल 5 कोचिंग कोर्स मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम मुल्कों के टीम ऑफिशियल्स ने शिरकत की। कोर्स में कमीशन के विलेरियो सियानफोनी ने बुनियादी मालूमात फराहम की। टीम मैनेजर पाकिस्तान सैयद फ़खर अली शाह, सैयद फ़खर अमीर काज़मी समेत दीगर ममालिक के ऑफिशियल्स ने प्री इवेंट कोर्स कामयाबी से मुकम्मल करके असनाद हासिल की। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फ़खर अली शाह ने कुआलालंपुर में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। स्टार्ट में पाकिस्तान 140 कंट्री से पीछे था। अब जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर 31 नंबर पे है, एशिया में 6 नंबर पे है। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में एक बेसबॉल का ग्राउंड हो जो फेडरेशन के पास हो, जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान विद इन 4 इयर्स एक अच्छी कारकर्दगी कर सकता है। कि अगर हम वर्ल्ड में 21 तक भी पहुंचे हैं तो हम वर्ल्ड में टॉप 5 में क्यों नहीं आ सकते। इवेंट में शरीक दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए इसे मुस्तकबिल में दुनिया की बेहतरीन टीम करार दिया। सैयद फ़खर अली शाह ने पाकिस्तान में बेसबॉल को फ़रोग़ देने के लिए बेसबॉल फेडरेशन की खिदमत और मुस्तकबिल के लायहा अमल पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हमें, हम जो खेल के गए हैं और जो एक्सपीरियंस लेकर गए हैं। वी विल बी बैक एंड जनवरी का इवेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि विक्ट्री स्टैंड में इंशाल्लाह आएंगे। स्पोर्ट्स नाक़दीन और तज्ज़िया निगारों की राय के मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान और दीगर मुतल्लिका इदारे पाकिस्तान बेसबॉल की दीगर खेलों की तरह सरपरस्ती करें तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बेसबॉल में दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर सकता है। पाकिस्तान इस साल मलेशिया में होने वाली अंडर 18 बेसबॉल चैंपियनशिप में भी शिरकत करेगा। बेसबॉल 5 में मलेशिया में पाकिस्तानी टीम ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उस उम्मीद के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान और दीगर इदारे पाकिस्तान में बेसबॉल का कम अज़ कम एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड जरूर बनाएंगे और यही बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।